गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप? हम लोगों ने ठोस अवस्था चैप्टर का एनसीईआरटी प्रश्न सॉल्व किया। उसमें से हम लोगों ने पाठ्य निहित प्रश्न सॉल्व किया। अब हम लोगों को अभ्यास प्रश्न सॉल्व करने, उसमें से मैंने 5 प्रश्न पिछले क्लास में सॉल्व कर दिया था। अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है एनसीईआरटी अभ्यास पेज 30, प्रश्न 1.6। तो किसी क्रिस्टल की स्थिरता उसके गलनांक के परिमाण द्वारा प्रकट होती है, टिप्पणी कीजिए। ये एक प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न उसी में है, किसी आंकड़ा पुस्तक से जल, इथाइल अल्कोहल, डाइइथाइल ईथर तथा मेथेन के गलनांक एकत्र करें। इन अणुओं के मध्य अंतराण्विक बलों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? हो गया। तो पहला प्रश्न था कि किसी क्रिस्टल की स्थिरता उसके गलनांक के परिमाण द्वारा प्रकट होती है, टिप्पणी करें। तो आप ये जानते हैं कि किसी क्रिस्टल की जो स्थिरता होती है उनके अवयवी कणों के, अवयवी कण मतलब जिससे वो बनते हैं, अवयवी कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल पर डिपेंड करता है। तो आकर्षण बल जितना अधिक होता है, अंतराण्विक बल जिसको मैं बोल रहा हूँ, अंतराण्विक बल जितना अधिक होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल जितना अधिक होता है ना, स्थिरता उतनी अधिक होती है। और अंतराण्विक बल जितना कम होता है, स्थिरता उतनी कम होती है। और जब अंतराण्विक बल ज़्यादा होता है तो उसका गलनांक भी ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि गलनांक ज़्यादा होगा तो अंतराण्विक बल बढ़ेगा, और अंतराण्विक बल जब बढ़ेगा तो उसकी स्थिरता अधिक होगी। तो सिंपल बात है। तो इसका मतलब हुआ कि किसी क्रिस्टल की जो स्थिरता है वो उसके गलनांक पर निर्भर करती है। यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा गया है, किसी क्रिस्टल की स्थिरता उसके गलनांक के परिमाण द्वारा प्रकट होती है। मैं फिर से बता देता हूँ, किसी क्रिस्टल की जो स्थिरता होती है वो उसके अवयवी कणों के मध्य लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल पर निर्भर करती है। यदि अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होता है और यदि उसके अंतराण्विक आकर्षण बल का मान कम होता है तो उसकी स्थिरता थोड़ी कम होती है। स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब बन गया, वो जनरली क्या होता है, अणु के रूप में आ चुका है। तो ये तब होता है जब अंतराण्विक बल ज़्यादा होता है, और जब अंतराण्विक बल ज़्यादा होता है तो गलनांक भी ज़्यादा होगा। इसीलिए किसी क्रिस्टल का जो गलनांक है, किसी क्रिस्टल का जो अस्थिरता है वो उसके गलनांक के परिमाण पर निर्भर करता है। यहाँ पर आंसर यहाँ तक लिखा हुआ है। अब दूसरा प्रश्न इसी में कह रहा है कि किसी आंकड़ा पुस्तक से जल, इथाइल अल्कोहल, डाइइथाइल ईथर तथा मेथेन के गलनांक एकत्र करें। इन अणुओं के मध्य अंतराण्विक बलों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बहुत आसान है। तो देखो 4 का आंकड़ा एकत्र करने कह रहा है। जल, तो जल का जो गलनांक है वो कितना है? 273 केल्विन। उसके बाद इथाइल अल्कोहल है, तो इथाइल अल्कोहल का जो गलनांक है वो कितना है? 155.5 केल्विन। उसके बाद डाइइथाइल ईथर का जो गलनांक है वो है 156.8 केल्विन, और मेथेन का जो गलनांक है वो 90.5 केल्विन है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये है कि जल और इथाइल अल्कोहल दोनों में हाइड्रोजन बंधन कार्य करता है। हाइड्रोजन बंधन आप लोग सुने भी होंगे, एच बॉन्ड। एच बॉन्ड क्या है कि जब हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से, है ना, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से बंधन बनाता है तो उसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। यानी जब हाइड्रोजन फोन से बंधन बनाता है तो आप उसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। सिंपल सी बात। जल और इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बंधन कार्य करता है, लेकिन जब दोनों का गलनांक देखो तो जल का गलनांक ज़्यादा है और इथाइल अल्कोहल का गलनांक कम है। इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन बंधन जो है वो जल में अधिक होता है ना, तब इसका क्वथनांक ज़्यादा है। और इथाइल अल्कोहल में थोड़ा क्या होता है? कम होता है, इसलिए इसका गलनांक क्या है? कम है। फिर से सुने, क्या बोला मैंने कि जल में हाइड्रोजन बंधन का परिमाण ज़्यादा होता है, यानी हाइड्रोजन बंधन ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका गलनांक अधिक है। और इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बंधन कम होता है, इसीलिए इसका गलनांक कम है। फिर डाइइथाइल ईथर का देखो तो उसका जो है 156.8 केल्विन है। तो डाइइथाइल ईथर में द्विध्रुव बल कार्य करता है। द्विध्रुव बल क्या है ना, द्विध्रुव मतलब 2 ध्रुव बन जाते हैं। एक आप ये जानते भी होंगे, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस। तो इसका मतलब होता है आंशिक धनावेश, आंशिक ऋण आवेश। तो जिस यौगिक पर आंशिक धनावेश और आंशिक ऋण आवेश आ जाता है उसको ध्रुवीय यौगिक कहते हैं, ध्रुवीय अणु कहते हैं, है ना। और इस पर जो है डाइइथाइल ईथर जो है उसमें ध्रुवीय बल कार्य करता है।
उसके बाद हम अगले पर चले, मीथेन। तो मीथेन के मध्य वांडर वाल बल कार्य करता है, यानी कमजोर बल कार्य करता है। और कमजोर बल कार्य करने के कारण मीथेन का जो गलनांक है वो देखो काफ़ी कम है। और यहाँ लिख भी रहा है कि दुर्बल वान डेर वाल के विद्यमान होने के कारण, और इससे ये पता चल रहा है कि चूंकि इसका गलनांक कम है, इसके मतलब है कि इसके अणुओं के मध्य का जो आकर्षण बल है वो बहुत ही कमज़ोर होगा, तभी इसका गलनांक कम है। सिंपल बात समझ में आई। तो एक बार फिर सुन लो कि ये 4 अणु दिए हुए हैं, चारों का गलनांक दिया हुआ है। इसमें से जल और इथाइल अल्कोहल को हम देखते हैं, इसमें हाइड्रोजन बंधन होता है, लेकिन जल का गलनांक ज़्यादा है और इथाइल अल्कोहल का गलनांक कम है। क्यों? क्योंकि जल में हाइड्रोजन बंधन का परिमाण अधिक होता है और इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बंधन का परिमाण कम होता है। डाइथाइल ईथर में कौन सा बल कार्य करता है? द्विध्रुव बल कार्य करता है। और उसके बाद हम लोग मीथेन देखते हैं तो गलनांक इसका बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि इनके अणु जो होते हैं वान डेर वाल बल से जुड़े रहते हैं। दुर्बल वान डेर वाल बल, वान डेर वाल बल होता है, कमजोर बल होता है, और ये बल के कारण वो क्या होता है कि उसका गलनांक काफ़ी कम होता है। बस यही तो है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 1.7, निम्नलिखित युग्मों के पदों में कैसे विभेद करोगे, यानी अंतर स्पष्ट करना है। पहला है षटकोणीय निबिड़ संकुलन और घनीय निबिड़ संकुलन, दूसरा है क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका, और तीसरा है चतुष्फलकीय रिक्त एवं अष्टफलकीय रिक्त। तो हम लोग सबसे पहले षटकोणीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन पढ़े भी होंगे पीछे आप, मैंने आपको पीछे पढ़ाया भी था, यानी ठोस अवस्था चैप्टर में, एवं घनीय निबिड़ संकुलन, ये दोनों में अंतर हम लोगों को देखना है। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन और घनीय निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं? तो इजी है, दोनों के बीच में एक लाइन खींच देते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग याद होगा, इसको कहते थे SCP, है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ये हो गया आपका CCP। क्या याद है कुछ? बस ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं पहले जान लो। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन क्या है? तो वैसा निबिड़ संकुलन जिसमें दूसरी पंक्ति का गोला पहली पंक्ति के गोले के ऊपर सांत्रित ढंग से, सांत्रित मतलब संतरा जैसे रखता है ना, उस तरह से सांत्रित ढंग से व्यवस्थित रहती है, उसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। बहुत इजी है। फिर से एक बार सुने, क्या बोला मैंने कि वैसा निबिड़ संकुलन जिसमें दूसरी पंक्ति का गोला पहली पंक्ति के गोले के ठीक सांत्रित ढंग से, सांत्रित मतलब संतरे जैसा व्यवस्थित रहती है, उसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं, है ना। तो ये संकुलन, ये ए बी प्रकार की व्यवस्था कहलाती है। ये कौन सी? ए बी प्रकार की व्यवस्था कहलाती है ना। इसके उदाहरण हो जाएंगे, इसके ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन इसके उदाहरण होंगे, यानी कि HCP के उदाहरण होंगे Mg यानी मैग्नीशियम, जिंक, ETC, है ना। उसी तरह से आप इसमें आओ, यानी कि ये हो गया आपका SCP और ये हो गया CCP, है ना। तो घनीय निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं? तो वैसा निबिड़ संकुलन जिसमें दूसरी पंक्ति का गोला पहली पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर व्यवस्थित रहता है। ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों, क्षैतिज ढंग से भी और ऊर्ध्वाधर ढंग से भी व्यवस्थित रहते हैं। देखो इस तरह से। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लेक्चर में जाएं, लेक्चर में आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी मिलेगी। देखो एक के ऊपर एकदम ठीक ऊपर रहता है ना। ये देखो इस तरह से, ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरह से व्यवस्थित रहता है। ये देखो, अब इसके पीछे भी रहेंगे, इसके पीछे भी रहेंगे, यानी ये 3 डायमेंशन बना लेता है। देखो इस तरह से इसके पीछे भी रहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग कौन सी व्यवस्था? ABC प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। यदि वही रहता है यहाँ वर्ग निबिड़ संकुलन तो AA प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। इसका आपका एग्जाम्पल जो होगा इसमें वो होगा कॉपर यानी तांबा, Au सोना, Ag सिल्वर चांदी,
तो ये है आपका षटकोणीय निबिड़ संकुलन और घनीय निबिड़ संकुलन में अंतर। फिर सुनिए एक बार, षटकोणीय निबिड़ संकुलन क्या है? तो वैसा निबिड़ संकुलन जिसमें दूसरी पंक्ति का गोला पहली पंक्ति के ऊपर सांतरित ढंग से व्यवस्थित रहती है, उसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसे ए बी प्रकार की व्यवस्था कही जाती है। इसके एग्जाम्पल। घनीय निबिड़ संकुलन, वैसा निबिड़ संकुलन जिसमें दूसरी पंक्ति का गोला पहली पंक्ति के ठीक ऊपर व्यवस्थित रहता है, यानी क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों ढंग से व्यवस्थित रहता है, उसे सीसीपी यानी घनीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसे एबीसी प्रकार की व्यवस्था भी कही जाती है। इसका एग्जाम्पल है ना, लिखिए तो षटकोणीय दोनों के बीच में जगह दीजिए, लिखिए षटकोणीय निबिड़ संकुलन लिख के दीजिए डैश। लिखो वैसा निबिड़ संकुलन जिसमें दूसरी पंक्ति का गोला पहली पंक्ति के ऊपर सांतरित, देखो सांतरित लिख सकते हो आप ऐसे, सांतरित ढंग से व्यवस्थित रहते हैं, उसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। उसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। चित्र बना लीजिए, उसमें चलिए सीसीपी वाले, चित्र जरूरी नहीं है, मत बनाइएगा, सीसीपी लिखो। वैसा निबिड़ संकुलन, इसमें वैसा निबिड़ संकुलन जिसमें दूसरी पंक्ति का गोला पहली पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रूप से व्यवस्थित रहते हैं, उसे घनीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। चलिए नंबर 2, इसे एबी प्रकार की व्यवस्था कही जाती है। एबी प्रकार की व्यवस्था कही जाती है ना। और इसको लिखो, इसे एबीसी प्रकार की व्यवस्था कही जाती है। इसे एबीसी प्रकार की व्यवस्था कही जाती है। एबीसी 2 बार लिख सकते हो। एग्जाम्पल लिख लो जल्दी से, दोनों का हो गया। चलिए एग्जाम्पल लिख लो। अब अगला जो है दूसरा क्या कहता है, दूसरा है क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका। ये तो मैंने 2 बार पढ़ा रखा है। एक तो पाठ्य निहित प्रश्न में भी मैंने इसको बताया था, और उससे पहले लेक्चर में भी मैंने पढ़ाया था। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर पढ़ाता हूँ। क्रिस्टल जालक और इधर हो गया क्या, एकक कोष्टिका। तो दोनों का डेफिनेशन लिख दो, हो गया अंतर। अब कितना लिखोगे इसको? तो ये जो है क्रिस्टल जालक क्या है, तो जालक बिंदु के नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं, जानते ही हो। और एकक कोष्टिका, तो क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई को एकक कोष्टिका कहते हैं। बस फिर से एक बार क्या बोला मैं लिख ही देता हूँ। जालक बिंदु यानी कि क्या, अणु, परमाणु या क्या फिर आयन। तो जालक बिंदु के नियमित, मेरे साथ लिखते जा सकते हैं आप लोग, नियमित, क्योंकि ये सब आपने पढ़ रखा है पहले, एवं त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक कहते हैं। हो गया। इसमें लिखोगे कि क्रिस्टल जालक के सबसे छोटी इकाई को एकक कोष्टिका कहते हैं। एकक
कोष्टिका कहते हैं, है कि नहीं। अब इसमें फिगर बना दो, हो गया कहानी, बस कितना लिखते रहोगे, देख लीजिएगा, बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ये हो गया है ना। अब इसमें जो कोण बनेगा वो अल्फा बीटा गामा है। ये है अल्फा, ये है बीटा और ये है क्या, गामा। ए बी और सी, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरा पर। तीसरा क्या है, तीसरा है चतुष्फलकीय रिक्त यानी वॉइड, और दूसरा अष्टफलकीय रिक्त। ये भी इजी है, ये भी मैंने पढ़ा रखा है पहले। तो चतुष्फलकीय रिक्त, चतुष्फलकीय रिक्त, रिक्ति जो भी, और इधर है अष्टफलकीय रिक्ति। तो चतुष्फलकीय रिक्ति किसे कहते हैं कि वैसा वॉइड या वैसी रिक्ति, या रिक्ति का यूज करेंगे हम लोग, जो 4 गोलों से घिरा हो उसे चतुष्फलकीय रिक्त कहते हैं। और वैसी रिक्ति जो कितने 6 गोलों से घिरा हो उसे अष्टफलकीय रिक्त कहते हैं। देखो मैं लिख भी देता हूँ कि वैसी रिक्ति जो 4 गोलों से घिरा हो, 4 गोलों से घिरा हो उसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं, है ना। तो इसका देखो आप ऐसे भी इसको, इसका फिगर इस तरह से 1 2 3। अब ये जो देख रहे हो ये वाला, ये पोर्शन, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, चतुष्फलकीय रिक्ति। बस ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो लेक्चर में मैंने पढ़ा रखा है सब, वहाँ भी जाओ देखो क्या होता है। और इसमें वैसी रिक्ति जो 6 गोले से घिरा हो, 6 गोले से घिरा हो उसे अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। ये देखो इसमें से 3 को पहले बना दो, 1 2 3 बना दिए, इस तरह से बनाओ। उसके फिर ऊपर लेके चलो, 1 फिर 2 फिर इस तरह से 3, यानी 6 गोला हो गया। इसके बीच का जो रिक्ति है उसको हम लोग कहेंगे अष्टफलकीय रिक्ति, है कि नहीं। तो अब दूसरा इसका है कि इसके त्रिज्यानुपात का मान, चतुष्फलकीय रिक्ति का त्रिज्यानुपात का मान, इसके त्रिज्या अनुपात का मान 0.225 होता है। याद आया कुछ होता है। और इसके मैंने शायद लिखाया भी है, ये वाला क्वेश्चन मैं लिखवा भी चुका हूँ ये आपके लेक्चर में। इसके त्रिज्या अनुपात का मान, इसके त्रिज्या अनुपात का मान कितना, 0.414 होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा इसमें क्या बताएं, जल्दी करो स्क्रीनशॉट ले लो। अगला प्रश्न है 1.8 निम्नलिखित जालकों में से प्रत्येक की एकक कोष्टिका में कितने जालक बिंदु होते हैं। इजी है। तो इसमें पहला कार्य है फलक केंद्रित घनीय में कितने होते हैं, मैंने पहले बता रखा है। फलक केंद्रित चतुष्कोणीय में कितने होते हैं और अंतः केंद्रित में कितने होते हैं। ये दोनों तो सेम है, ये अलग है। तो ये जो है BCC है, ये FCC है। तो FCC में कितने जालक बिंदु होते हैं, यानी परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं दोनों तरह से इसमें बना रहा हूँ। पहले FCC देख लो आप, ये है FCC। FCC किसको कहते हैं कि वैसा एकक कोष्टिका जिसके प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु उपस्थित हो तथा प्रत्येक फलक पर भी, प्रत्येक क्या
फलक पर भी जालक बिंदु हो, यानी यहाँ पर भी क्या हो, एक एक जालक बिंदु उपस्थित हो, ये आगे और ये वाला पीछे, 6 या और ये हो गया कुल कोना नंबर 8। तो आप लिख सकते हो शॉर्ट में एफसीसी में जालक बिंदु की संख्या, जालक बिंदु की संख्या बराबर कितने, तो कितने हैं, कोनों पर कितना है, तो कॉर्नर यानी कोनों पर उपस्थित जालक बिंदु, उपस्थित जालक बिंदु प्लस फलक पर उपस्थित जालक बिंदु, फलक पर उपस्थित जालक बिंदु, जालक बिंदु। तो कोनों पर कितना कोना है, 8 कोना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया। और फलक पर कितने, 1 2 3 4 5 6 14, तो 14 जालक बिंदु हुआ, 14। लेकिन आप यहाँ प्रत्येक एकक कोष्ठिका को यहाँ कर दो, प्रत्येक एकक कोष्ठिका में, यानी कि प्रत्येक एकक कोष्ठिका का मतलब हो गया प्रत्येक फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में, है ना। तो प्रति एकक कोष्ठिका जालक बिंदु की संख्या, प्रति एकक कोष्ठिका, ये अलग है थोड़ा सा, कोष्ठिका जालक बिंदु की संख्या, जालक बिंदु की संख्या, प्रत्येक एकक कोष्ठिका या प्रत्येक एकक कोष्ठिका बोल सकते हो, जालक बिंदु की संख्या। तो प्रत्येक के जगह देखो ध्यान से, तो प्रति एकक कोष्ठिका जालक बिंदु की संख्या, तो कितने कोने हैं, कोना है कितना, 8 जोड़ फलक पर उपस्थित परमाणु, है ना। कोना गुना यहाँ ऐसे कर सकते हो, कोना गुना 1/8, तो कोना कितना है 8 और कितना भाग मिल रहा है 1/8वां भाग, जानते ही हो, तो 1 परमाणु हो गया, यानी 1 जालक बिंदु। उसके बाद फलक पर कितना है, कितने फलक है, फलक, तो फलक है कितने 6, और 6 का कितना भाग मिलता है प्रत्येक फलक को, 1/2, तो कितना हो गया 3, बराबर कितने हो गए 4 हो गए ना। तो कितने हो गए 4 जालक बिंदु। बात समझ में आई क्या क्या है इसमें, क्या रहा है इसमें, पहले है कि निम्नलिखित जालकों में से प्रत्येक एकक कोष्ठिका में कितने जालक बिंदु होंगे, प्रत्येक एकक कोष्ठिका। तो हम एफसीसी को देखते हैं, तो टोटल ये हम 1/8वां भाग नहीं कर रहे हैं, अभी 1/8वां भाग नहीं करें, तो टोटल जो है 14 है, 14। लेकिन जब हम प्रत्येक एकक कोष्ठिका देखते हैं जालक, क्रिस्टल जालक में, तो 1/8वां भाग मिलता है। आप पहले ही जानते हो कि प्रत्येक जालक बिंदु का कितना, 1/8वां भाग प्रत्येक एकक कोष्ठिका को मिलता है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन चाहते हो, लेक्चर में जाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक एकक कोष्ठिका को जालक बिंदु का 1/8वां भाग मिलता है। देखो 1/8वां भाग मिला, कोना है 8 को और उसमें जालक बिंदु है, तो 1/8 कितना परमाणु हो गया 1, और फलक पर कितने हैं 6, और उसका भी एक फलक को बिंदु का यानी जालक बिंदु का आधा भाग मिलता है, और ये हो गया 3, तो दोनों जोड़ दिए 4, यानी 4 जालक बिंदु। यानी फलक केंद्रित घनीय एफसीसी में जालक बिंदु की संख्या कितनी है 4 है। तो 1 और 2 का आंसर एक ही, हम यहाँ 1 एवं 2 का आंसर सेम है ना। तीसरा में हम लोग चलेंगे, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे तो पहले से जानते थे, फिर भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब अगले पर हम लोग चलेंगे। अगला का क्या कह रहा है, अगला है अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित यानी 3 नंबर। अंतः केंद्रित किसको कहते हैं, तो जिसके कि प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु उपस्थित हो, और साथ ही साथ प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु एक नहीं लेकिन जालक बिंदु उपस्थित हो, और केंद्र पर भी, अंतः केंद्र पर भी जालक बिंदु हो, उसे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। शॉर्ट में हम लोग इसको क्या कहते हैं, बीसीसी। तो बीसीसी में जालक बिंदु की संख्या, जालक बिंदु की संख्या फिर वैसे ही लिख देना है हमको, है ना। तो बीसीसी से अच्छा हम यहाँ अंतः केंद्र ही लिख देते हैं, अंतः केंद्र
है ना, शॉर्ट में हो गए। ठीक है। अंतः केंद्र में जालक बिंदु की संख्या, तो पहले वही कॉर्नर, कोना, कोने पर उपस्थित जालक बिंदु जोड़ केंद्र पर उपस्थित जालक बिंदु, केंद्र पर उपस्थित जालक बिंदु। तो क्या हो गया, कोने पर कितने हैं, तो 8 कोना है तो 8 हो गए, और केंद्र पर कितने हैं, 8 1 9, लेकिन 9 एक्चुअल में 9 नहीं है, 9 तो हो गए टोटल मिला के। अभी क्या है प्रति, अब मैं अलग से दोनों अलग अलग कर देता हूँ। किसी किसी किताब में ऐसा भी दिया हुआ है, SBPD में आप देखोगे तो इस तरह से दिया हुआ है ना। तो देखो आप, प्रति एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका जालक बिंदु की संख्या, जालक बिंदु की संख्या है कि नहीं, जालक बिंदु की संख्या। तो प्रत्येक कोष्टिका जालक बिंदु की संख्या कितनी हो गई, तो कोना जैसे मैंने पीछे बनाया था गुना 1/8वां भाग मिलेगा, और अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु, अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु। तो कोना कितना है, 8 गुना 1/8 जोड़ 1, 8 8 कट गया, एक कितना हो गया, 2 परमाणु, यानी 2 जालक बिंदु है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 तरीके से आप देखोगे, किसी किसी पुस्तक में ऐसे दिया हुआ, लेकिन आप जब एग्जाम में आए तो दोनों तरीके कर दीजिएगा, फायदा होगा, है ना। तो अंतः केंद्र पर जालक बिंदु टोटल पूछ रहा है, बिना कोई इलाग लपेट के, ये नहीं कि 1/8वां भाग दे रहा है, तो टोटल है 9। लेकिन जब उसको हम प्रत्येक कोष्टिका के दर से जोड़ते हैं तो उसका परमाणु की संख्या यानी जालक बिंदु की संख्या कितनी आ रही है, 2। बस ये मैंने पहले भी पढ़ाया था, तो आप देख लें उसको, और ये आप फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी कर लें, जल्दी कर लें। अगला प्रश्न है 1.9, समझाइए धात्विक एवं आयनिक क्रिस्टलों में समानता एवं विभेद का आधार। और दूसरा प्रश्न है उसी में, आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं। तो चलिए पहले पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं हम लोग समानता, समानता का आधार पहला। तो समानता क्या है ये देखते हैं, बड़ा आसान है, कुछ है नहीं इसमें। तो धात्विक ठोस लिखता हूँ मैं क्रिस्टल की जगह, धात्विक ठोस, और इधर लिख दो आप आयनिक ठोस। क्या सही है, आयनिक ठोस। तो सबसे पहला क्या है, धात्विक ठोस। तो ये क्या होते हैं, ये कठोर होते हैं ना, ये कठोर होते हैं, ये भी क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ये भी कठोर होते हैं, दोनों में देखो कठोर होते हैं। दूसरा क्या है कि इसका गलनांक या इनका गलनांक उच्च होता है, गलनांक क्वथनांक जो गलनांक उच्च होता है और इसका भी गलनांक क्या होता है, इनका भी गलनांक उच्च होता है। समानता हो गया, इनका गलनांक उच्च होता है। अब दूसरा है इसका विभेद, मतलब अंतर, विभेद। इसमें क्या विभेद है देख लो। तो विभेद है पहला क्या है इसका विभेद, पहला कि इनके अवयवी कण जिससे वो बनते हैं धात्विक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, धात्विक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, है कि नहीं। और इनके अवयवी कण विद्युत स्थैतिक बल द्वारा जुड़े रहते हैं, विद्युत स्थैतिक बल द्वारा जुड़े रहते हैं। पहला ये हो गया दोनों का अंतर। दूसरा अंतर भी देख लो, 2 अंतर हम लोग देख लेते हैं। दूसरा अंतर क्या है कि
इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। इसमें लिखेंगे हम लोग, इसमें आयन स्वतंत्र रूप से गमन नहीं करते, स्वतंत्र रूप से गमन नहीं करते। इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के गमन करने के कारण ही धातु जो होते हैं वो विद्युत सुचालक होते हैं, और इसमें आयन स्वतंत्र रूप से गमन ही नहीं करते। यानी ये जो है आयनिक ठोस जो है ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं कर सकता है, वो हमेशा उसको विद्युत का चालन करने के लिए उसको गलित अवस्था में लाना आवश्यक होता है। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं। तो आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर क्यों होते हैं? तो सुनिए आंसर। तो आयनिक ठोस के मध्य या आयनिक ठोस के अवयवी कण एक दूसरे से विद्युत स्थैतिक बल द्वारा जुड़े रहते हैं, जो एक प्रबल बल होता है, अतः आयनिक ठोस कठोर होते हैं, है ना। और आयनिक ठोस अदिश होता है, यानी इसमें कोई दिशा नहीं होती, अतः ये भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब समझते हो? हाथ में लोगे, जोर से दाबोगे, टूट जाएगा, तुरंत बड़बड़ा जाएगा। फिर से सुने कि आयनिक ठोस के अवयवी कण एक दूसरे से विद्युत स्थैतिक बल द्वारा जुड़े रहते हैं, है ना, अतः ठोस क्या होते हैं, यानी आयनिक ठोस कठोर होते हैं। और आयनिक ठोस अदिश है या अदिशात्मक होता है, अतः ये भंगुर होते हैं। बात समझ गए? फिर से बोल दूँ भाई, आयनिक ठोस के अवयवी कण एक दूसरे से विद्युत स्थैतिक बल द्वारा जुड़े रहते हैं, अतः आयनिक ठोस कठोर होते हैं, तथा आयनिक ठोस अदिशात्मक होते हैं, अतः ये भंगुर होते हैं। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए तो लिख लीजिए, जल्दी से लिखिएगा। आयनिक ठोस के अवयवी कण विद्युत स्थैतिक बल द्वारा जुड़े रहते हैं, विद्युत स्थैतिक बल द्वारा जुड़े रहते हैं, जो प्रबल बल होता है, प्रबल बल होता है, या आयनों के मध्य प्रबल बल कार्य करता है, ऐसे भी लिख सकते हो, जो प्रबल बल होता है, अतः आयनिक ठोस कठोर होते हैं, अतः आयनिक ठोस कठोर होते हैं। लाइन चेंज। आयनिक ठोस अदिशात्मक होता है, यानी अदिश होता है। आयनिक ठोस अदिशात्मक होता है, अतः ये भंगुर होते हैं, अतः ये भंगुर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, प्रश्न 1.10 निम्नलिखित के लिए धातु के क्रिस्टल में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। पहला है सरल घनीय, दूसरा है अंतः केंद्रित घनीय, और तीसरा है फलक केंद्रित घनीय। तो इन सभी को मैंने लेक्चर में पढ़ाया था, काफ़ी लंबा है इसलिए आज तो हो भी नहीं पाएगा। तो आपका ये जो है सबसे आसान तरीका है सरल घनीय, यानी SCC भी बोल सकते हो। इसका संकुलन क्षमता कितना होता है? संकुलन क्षमता इसका होता है, मैं इसको प्रूव भी करने वाला नहीं हूँ, आप जाके लेक्चर में देखें, 52.4%। याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो और अच्छा है। अंतः केंद्रित घनीय, अंतः केंद्रित घनीय, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं BCC, और इसका क्या है 68% संकुलन क्षमता। और तीसरा है फलक केंद्रित घनीय, फलक केंद्रित घनीय यानी कि FCC, और FCC का संकुलन क्षमता कितना होता है? 74%। संकुलन क्षमता मतलब होता है भरने की क्षमता। भरने की क्षमता कितनी होती है? यानी गोले के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसको
ये सरल घनीय में 52.4% भरा होता है, अंतः केंद्रित घनीय में 68% भरा होता है और फलक केंद्रित घनीय में 74% होता है। इसके बाद बारे में व्याख्या चाहिए तो आप जाइए लेक्चर में, लेक्चर 9 या 10 में होगा, ये आपको इसका आंसर मिलेगा डिटेल में। तो हम लोग आज 1.10 तक हम लोगों ने समाप्त कर लिया। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी प्रश्न का हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।